हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का चैप्टर 3 जिसका नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, यानी चैप्टर 3 एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, पूरा पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो बना दिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम आज बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर 3 के महत्वपूर्ण टॉपिक सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फिर सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में जो जो चीज़ें पढ़ेंगे, सबसे पहला आपका आ जाता है जाति एवं जाति व्यवस्था। दूसरा आपका आ जाता है जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत। तीसरा है आपका जनजातीय समुदाय। चौथा है जनजातीय समाजों का वर्गीकरण। और परिवार और नातेदारी क्या है, परिवार और नातेदारी क्या है, और प्रजातीय आधार पर वर्गीकरण। तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है यही टॉपिक्स है। अब इसके जो जो हेडिंग्स आते हैं, पॉइंट्स आते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। लेकिन जो चैप्टर आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको दोस्तों समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा आपको, कि जाति एवं जाति व्यवस्था होता क्या है। यानी जो सबसे पहला जो पॉइंट ही है आपका क्या है, जाति एवं जाति व्यवस्था। तो इसके बारे में सबसे पहले इसका हम परिभाषा देखेंगे, फिर उसके सारे हेडिंग्स और पॉइंट्स देखेंगे। देखिए, तो जो जाति एवं जाति व्यवस्था है ये क्या होता है। देखिए, जाति एक क्या है, जाति एक क्या है, प्राचीन संस्था है जो हजारों वर्षों में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का महत्व भाग रही है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग फील्ड में अलग अलग प्रकार के, जैसे स्कूल हम जाते हैं तो पढ़ने के लिए जाते हैं, सेम उसी प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं। जैसे जाति एक जाति व्यवस्था है, यानी जाति हमारा जन्म से ही निर्धारण होता है, क्या होता है। और ये प्राचीन संस्था की जाति मतलब कि किस जाति में, एक ब्राह्मण जाति में आप पैदा हुए, क्षत्रिय में या वैश्य या शूद्र में, तो ये जाति एक जाति व्यवस्था है। इसी के आधार पर हजारों वर्षों से भारतीय जो इतिहास एवं संस्कृति है, इसी का महत्व भाग जाति एक रही है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में हम जाति का अर्थ देखते हैं कि जाति का अर्थ क्या होता है, ये किन किन भाषाओं से मिलकर बना है, ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसी प्रकार से आप नोट्स तैयार कर लीजिए। इसके बाद में हमारा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएगा जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हमें सिलेबस को तैयार करना पड़ेगा। सिलेबस के ही आधार पर सारी चीज़ें आपका स्टूडेंट होता है, ये आपको याद रखना है। जब आपको सिलेबस पता होगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने मैं लेकर आऊँगा तो आपको सारी चीज़ें पता चलती चली जाएंगी। तो देखिए, जो जाति का जो अर्थ है क्या होता है। देखिए, जाति शब्द अंग्रेजी के क्या है, कास्ट, जो अंग्रेजी का कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा में कास्टा क्या है, जो पुर्तगाली भाषा में कास्टा से हुई है। कास्टा का शाब्दिक अर्थ जो है क्या है, जो कास्टा है इसका जो शाब्दिक अर्थ है क्या है, विशुद्ध नस्ल है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम क्या है, जो इस शब्द का प्रयोग किसका, कास्ट का। यदि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए स्टूडेंट कि जाति का अर्थ लिखिए, तो किस प्रकार से आप लिखेंगे, इसी प्रकार से आपको जाति का अर्थ लिखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, यानी जो कास्ट है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ये देखिए, 1565 ईस्वी में गार्सिया डी ओर्टा क्या है, गार्सिया डी ओर्टा ने किया था। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जाति यानी कास्ट शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम किसने और कितने ईस्वी में किए थे। तो आपका दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाएंगे। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आप बता सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाए। जैसा कि ये प्रकार से पूछ जा सकता है कि जाति का जो यानी जो जाति का सर्वप्रथम जो प्रकाशित हुआ था या सर्वप्रथम जो उत्पत्ति किया था, किसने प्रयोग किया था। भारतीय समाज में क्या है, सामाजिक स्तरीकरण की एक अनुपम व्यवस्था को जाति कहा जाता है। यानी क्या है, जो सामाजिक स्तरीकरण को, अनुपम व्यवस्था को क्या कहा जाता है, एक जाति कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, इसमें जो काफ़ी सारे जो वैज्ञानिक हैं, जिसे एक वैज्ञानिक है मजूमदार एवं मदन के अनुसार, उनके अनुसार जो जाति क्या है, जाति एक बंद वर्ग है। क्या है, जो जाति है ये बेसिकली एक बंद वर्ग है, जो कि मजूमदार एवं मदन के अनुसार इनकी एक परिभाषा है कि हमारे अनुसार भैया जाति की परिभाषा ये होती है। काफ़ी सारे वैज्ञानिक है, काफ़ी जो भी आपको अच्छा लगे कि जिनके बारे में आपको, जैसे किसके बारे में पूछा जा सकता है।
अगस्त काम्टे के बारे में भी पूछा जा सकता है कि जाति के अनुसार उनके अगस्त काम्ट के अनुसार जाति का परिभाषा दीजिए। उसके बाद में मजूमदार एवं मदान के अनुसार दीजिए, मेकाइवर एवं पेज के अनुसार दीजिए। तो जो जो भी वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार जो भी उनका टिप्पणी होगा कि हमारे अनुसार ये है, तो वो आपको देना होगा। यहाँ पर जैसे जाति एक बंदरवर्ग है, ये आपका हो गया। तो भैया जाति का क्या अर्थ है? जाति काष्ठ शब्द से बना है, हमने इसको बता दिया। पुर्तगाली भाषा का काष्ठा शब्द से हुई, जिसकी शाब्दिक अर्थ क्या है? विशुद्ध नस्ल है, ये आपको याद रखना है। और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1565 में गार्सिया डी ओर्टा ने किया था, ये आपको याद रखना है। अब देखिए जाति एवं वर्ग व्यवस्था में अंतर, ये आपका बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर साल आने वाला क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। जो जाति एवं वर्ग व्यवस्था है, ये बोर्ड एग्जाम में क्या आता है? अंतर आता है आपका भैया कि जाति एवं वर्ण में वर्ण व्यवस्था में क्या है? अंतर स्पष्ट कीजिए कि इन दोनों में अंतर क्या है, किस प्रकार से जाति का अर्थ अलग है, किस प्रकार से वर्ण का आधार अलग है। सबसे पहले हम जाति का देख लेते हैं, फिर सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए जाति में क्या है? इसे क्षेत्रीय या स्थानीय क्या है? इसे क्षेत्रीय स्थानीय उपवर्गीकरण के रूप में समझा जा सकता है। जाति को क्षेत्रीय या स्थानीय उपवर्गीकरण के रूप में जो है समझा जा सकता है। और वही वर्ण जो है क्या है? इसे एक अखिल भारतीय सामूहिक वर्गीकरण के रूप में समझा सकता है। क्या है? समझा जा सकता है इसको वर्गीकरण के रूप में, और इसको क्या है? सामूहिक, भारतीय जो सामूहिक वर्गीकरण है, इसमें ये समझा जा सकता है। दोनों का अलग अर्थ है, दोनों का अलग रूप है। एक का रास्ता कहीं अलग जाता है तो एक का रास्ता कहीं अलग जाता है, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरा देखिए क्या है? इसकी उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई है। क्या है? जो जाति है, इसके जो उत्पत्ति है ये उत्तर वैदिक काल में हुई है, ये आपको याद रखना है। और इसकी उत्पत्ति जो है वैदिक काल में हुई है। यहाँ पर ये आपका उत्तर आ जाता है जाति का, और जो वर्ण हुआ है ये आपका किस में हुआ था? उत्पत्ति वैदिक काल में हुई है, ये आपको याद रखनी है। तो दोनों का अर्थ जो है अलग है, याद रखिएगा। ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था, इसका जो क्या है? इसकी उत्पत्ति। दूसरा जो है वर्ण, इसकी उत्पत्ति हुई थी वैदिक काल में। तो दोनों का अलग डिफरेंस है स्टूडेंट। तीसरा आप देखिए, ये जन्म से निर्धारण होती है। क्या है? जो ये जन्म से जाति निर्धारण होती है और इसका आधार कर्मफल तथा गुण होता है। इसका जो आधार है कर्मफल आधार तथा गुण होता है। चौथा है आपका जातियों की संख्या अनगिनत होती है और इसमें स्थान परिवर्तन संभव है वर्ण में। पांचवा आपका आ जाता है जाति व्यवस्था धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक पर आधारित होता है। जो जाति व्यवस्था है ये धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक पर ये आधारित होता है। वही वर्ण जो होता है ये चार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। तो ये वर्ण चार प्रकार के होते हैं, हमने आपको बता दिया था। तो इसी प्रकार से यदि आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि जाति एवं वर्ण व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आपको 5 ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। 5 ही लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट और आपको अच्छे मार्क्स दे दिए जाएंगे स्टूडेंट। याद रखिएगा। तो जाति एवं वर्ण में क्या अंतर था, हमने इसको भी स्पष्ट कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं, सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में देखिए जाति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया चैप्टर का नाम ही है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। हमने टॉपिक भी बता दिया ताकि सारी चीज़ें भी आपको पूरा क्लियर रहे और बाद में कोई प्रॉब्लम का सामना आपको ना करना पड़े। देखिए अब जाति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसको भी हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। देखिए कुछ पॉइंट के हिसाब से सबसे पहला है आपका जाति व्यक्तियों का एक अंतर्विवाही समूह होता है। क्या है? जो जाति है ये व्यक्तियों का एक अंतर्विवाही समूह होता है जिसका एक सामान्य नाम है, जो एक क्या है? परंपरागत व्यवसाय है, जिसके सदस्य एक ही स्रोत से अपनी उत्पत्ति का क्या है? दावा करते हैं तथा अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं तथा क्या है? एक सीमा क्या सजातीय एक सीमा तक सजातियों को प्रदर्शित करते हैं, ये इनका अर्थ हो गया। उसके बाद में देखिए क्या है? अलग अलग इनके सारे रूप हैं, क्या है? करते हैं तथा ये देखिए एक सीमा तक सजातीय का क्या है? सजातीयता को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में तीसरा है जाति जन्म से निर्धारण होती है तथा इसमें चुनाव का विषय नहीं होता है। समाज जातियों एवं क्या है? जो समाज जातियों एवं उपजातियों में विभाजित हो जाए, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था स्टूडेंट। जो जाति होता है ये आपका जन्म से निर्धारण होता है कि किस जात में आप पैदा हुए, क्षत्रिय में हुए, सब जैसे अलग अलग कास्ट है हमारे जब में अब आ गया है तो अलग अलग कास्ट हो गया है। पहले होता था 4 प्रकार के वर्ण होते थे, जिसमें होता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों का अलग अलग होता था, ब्राह्मण का कार्य अलग होता था,
क्षत्रिय का काल अलग होता था, वैश्य का काल अलग होता था, शूद्र का काल अलग होता था। तो चारों का जो है अलग अलग रूपांतरण था, चारों का जमीन आसमान का फर्क था, चारों का काम अलग अलग था। ये आपको समझ लेना है। तो जो जाति की प्रमुख विशेषताएं थी वो क्या थी हमने बता दिया है। ये 3 प्रकार की जाति होती हैं, इनको तीनों प्रकार से आप स्पष्ट कर सकते हैं। यदि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जाति की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो इसी प्रकार से आपको इसका आंसर देना है स्टूडेंट, इसी प्रकार से आपको सेम देना है। अब देखिए यहाँ पर आ चुका है जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत। जो हमारा जाति व्यवस्था है इसकी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, इसको सबसे पहले समझिए। कितने प्रकार के सिद्धांत हैं देखिए। जाति व्यवस्था क्या है, जो जाति व्यवस्था के अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। जो अनेक सिद्धांत है कुछ इस प्रकार से हैं पॉइंट के हिसाब से। पहला है आपका परंपरागत सिद्धांत, दूसरा आपका है प्रजातीय सिद्धांत, तीसरा है धार्मिक सिद्धांत, चौथा है आपका व्यावसायिक सिद्धांत और पांचवा क्या है, ब्राह्मणवादी सिद्धांत। अब देखिए यहाँ पर जो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत पूछा गया है, अब यही प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है स्टूडेंट किसमें, विस्तृत उत्तरीय में, जो आपका शायद 8 या 10 नंबर का होता है सोशियोलॉजी में। तो आप अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो जो ये आपका यहाँ पर ये पांचों दिया हुआ है, परंपरागत सिद्धांत, प्रजातीय सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत और क्या है, ब्राह्मणवादी सिद्धांत। तो इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा कि भैया परंपरागत सिद्धांत क्या होता है। जैसा कि मैं आपको थोड़ा बता दूं, परंपरागत सिद्धांत यह होता है कि ये क्या है, यह जाति व्यवस्था का प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत की उत्पत्ति का स्रोत वेद, उपनिषद तथा धार्मिक शास्त्र हैं। भारत की सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के अनुसार ब्राह्मणों का जन्म क्या है, जो ब्राह्मणों का जन्म ब्रह्मा की मुख से और क्षत्रियों को भुजाओं से, वैश्यों का उदर से एवं शूद्रों का पैरों से हुआ था। जैसा कि आप समझ सकते हैं जो ब्राह्मण का जो जन्म हुआ ये ब्रह्मा की मुख से हुआ था, क्षत्रियों का भुजाओं से, और वैश्यों का उदर जो हुआ है क्या है, वैश्यों का उदर से हुआ है और शूद्रों का पैरों से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जाति व्यवस्था में जो परंपरागत सिद्धांत है इसके स्रोत। प्रजातीय सिद्धांत का भी सेम इसी प्रकार से हैं, और धार्मिक, व्यावसायिक सिद्धांत और ब्राह्मणवादी। तो ये आपकी किताब में भी मिल जाएगा, यदि आपका आ गया तब आपको इसका आंसर देना है, नहीं तो नहीं देना है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए देख लेते हैं हमारा जाति का समकालीन रूप क्या है, क्योंकि सारा जो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करना ज़रूरी है। कौन पता कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकता है, कोई नहीं जानता कि भैया क्वेश्चंस कहाँ से आ जाए। तो सारी चीज़ें जब आप तैयार करे रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपका जब भी आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा और प्रश्न आ गया तो आप फटाक से लिख देंगे पूरा। तो जाति का क्या है, समकालीन रूप क्या होता है, इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं, इसका परिभाषा देख लेते हैं, फिर सारी चीज़ें हम स्पष्ट करेंगे। देखिए 1947 में भारत को प्राप्त स्वतंत्रता यद्यपि एक बहुत बड़ी घटना थी, परंतु भारत को अपने औपनिवेशिक अतीत से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं मिली। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो 1947 में हमारे भारत को क्या है स्वतंत्रता मिली, उसमें क्या है बहुत बड़ी घटना हुई, परंतु भारत को क्या है पूरा रूप से स्वतंत्रता नहीं मिला। क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं मिली। राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए एक विस्तृत पैमाने पर जनमत जुटाने में भी जातीय क्या है भावनाओं एवं आधारों ने अनिवार्य रूप से अपनी भूमिका निभाई। यानी कहने का जो तात्पर्य यहाँ पर क्या है जाति का समकालीन रूप में, कि भैया हमें 1947 में जो है क्या हुआ स्वतंत्रता मिली, सभी को पता है, और उस बड़ी घटना की परंतु पश्चात क्या है भारत को अपने औपनिवेशिक अतीत के रूप में, यानी जो पुराना जो बीता हुआ साल था 1947 के बाद वाला, यानी 1947 से जो आने वाला नहीं, जो पास्ट यानी जो बीत चुका था उसमें क्या हुआ था, जो जो घटनाएं वो उसमें अभी नहीं उभर पर आया था, यानी अब उसको सही से रूप से नहीं समझ पाया था या उभर कर नहीं आया था उस दुख से। तो यहीं पर जुटाने में भी जातीय भावनाओं एवं आधारों का अनिवार्य रूप से भूमिका निभाई गई। ये जाति का समकालीन रूप है। उसके बाद में देखिए क्या है, अगला क्या जाता है हमारा। अब इसके जो जाति के समकालीन रूप है वो कुछ इस प्रकार से भी हो सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला आपका है क्या है, अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के प्रयास। यानी जो अस्पृश्यता और उन्मूलन में महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के जो प्रयास किए गए थे वो क्या थे प्रयास, जैसा कि मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि दोनों ने क्या है, जो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी हैं, दोनों ने 1920 के दशक से अस्पृश्यता यानी क्या है छुआछूत, जिसको हम क्या कहते हैं छुआछूत कहते हैं हम,
के विरुद्ध अपने आंदोलन शुरू कर दिए थे। अस्पृश्यता विरोधी कार्यक्रमों को कांग्रेस की कार्यसूची में महत्वपूर्ण क्या है स्थान दिया गया, और जब स्वतंत्रता क्षितिज पर दृष्टिगोचर होने लगी तब यह तक का जो राष्ट्रीय आंदोलन के संपूर्ण परिदृश्य का क्या है परिदृश्य में समान रूप से ये सहमति हो गई कि जातीय विभिन्नताओं का उन्मूलन कर दिया जाए। यानी कहने का तात्पर्य जो है, यानी अस्पृश्यता का अर्थ है छुआछूत। उन्मूलन है तो महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के जो किए गए प्रयास थे, इनके बारे में आपको भैया लिखना है। यदि आपका आ गया, ये आपका अति लघु उत्तरीय में आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, तो आपको इन्हीं के आधार पर आपको सारी चीज़ें लिखनी रहेगी। तो ये आपका हो गया। दूसरा आपका आ जाता है, क्या आ जाता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या है जाति उन्मूलन के प्रयास। जो स्वतंत्रता प्राप्ति के जो पश्चात हमारा जो जाति का उन्मूलन का जो किए गए प्रयास थे वो क्या थे, तो इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जो उसके किए गए प्रयास थे वो क्या थे, इसके बारे में आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। उसके बाद में तीसरा आपका क्या है, उद्योग एवं शिक्षा का जाति व्यवस्था पर प्रभाव। यानी जो उद्योग है इसका क्या प्रभाव पड़ा, शिक्षा का जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, दोनों के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें आपको बुक में मिल जाएंगी, नहीं मिल जाएंगी तो इसका एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे ताकि सारी चीज़ें हम क्लियर कर सकें। ये आपका क्वेश्चन जिसमें पूछा जाएगा, याद रखिएगा 3 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको याद रखना है। चौथा देखिए क्या है, संस्कृति का जाति व्यवस्था पर प्रभाव। क्या जो संस्कृति का है इसमें जाति व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी आपको पूरा बताना है कि इसमें संस्कृति का जाति व्यवस्था पर ये प्रभाव पड़ा, इसका तात्पर्य ये है। पांचवा आपका है राजनीति एवं जाति में क्या है अंतर संबंध। जो राजनीति है इसमें जाति में क्या है अंतर संबंध क्या है, इसको बताना है आपको, तो इसके बारे में भी आपको बता देना है। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें यदि आपका आ जाए, नहीं तो पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, कंपलसरी है, आपको लिख लेना है। और यदि आप नोट्स तैयार कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आप देख कर भी, वीडियो को रोक कर भी नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। नोट्स तैयार करेंगे तो आप ही का फ़ायदा होगा बाद में जब भी आप तैयारी करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम की, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपका बहुत ही कम समय बचा है। तो इसी से आपको नोट से ही तैयारी करनी पड़ेगी सारी चीज़ें। और भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे, लेकिन अपने लक्ष्य से भी आप तैयारी कीजिए ताकि ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट लगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू ही सारा चीज़ें आपका बोर्ड एग्जाम में आएंगी। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जनजातीय समुदाय। क्या है जनजातीय समुदाय, क्या है, ये क्या होता है जनजातीय समुदाय, इसको भी हम देख लेते हैं, फिर सारी चीज़ों को हम बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम जनजातीय को अर्थ देख लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए जनजाति शब्द का आशय ऐसे लोगों से है जो किसी निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, जिनका अपनी रीति रिवाज तथा संस्कृति होती है तथा जो आर्थिक दृष्टि से क्या होते हैं पिछड़े होते हैं। यानी कहने का जो तात्पर्य यहाँ पर है कि जनजाति का जो अर्थ है, पहले हमने जाति का अर्थ पढ़ा कि जाति क्या होता है, जाति की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। अब हमारा यहाँ पर आ जाता है जनजाति, यानी हम जैसे लोग। जनजाति शब्द का आशय ऐसे लोगों से है जो किसी निश्चित भूभाग पर क्या है, जो किसी निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, वहाँ पर रहते हैं, जिनकी अपनी रीति रिवाज, यानी उनका एक अलग कल्चर है, रीति रिवाज है, उनकी एक अलग संस्कृति है, वो आर्थिक दृष्टि से क्या है पिछड़े होते हैं। ये जनजाति का अर्थ है। अब जनजातीय समाजों का वर्गीकरण क्या होता है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए स्टूडेंट, क्योंकि इसको लिखने में काफ़ी मेहनत लगता है। देखिए भारतीय समाज में अत्यधिक क्या है विविधता पाई जाती है। सकारात्मक विशिष्टताओं के आधार पर जनजातियों को अनेक अस्थायी तथा अर्जित विशेषकों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। यानी कहने का यहाँ पर भी तात्पर्य स्टूडेंट क्या है कि जो भारतीय समाज में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, सकारात्मक विशिष्टताओं के आधार पर जनजातियों को उनके स्थायी तथा अर्जित विशेषकों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। ये समाजों का वर्गीकरण है। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं जो जनजातीय समुदाय है, जैसे हमने 2 हेडिंग्स को बता दिया। तीसरा हेडिंग देखिए क्या है, भाषा के आधार पर वर्गीकरण या भाषाई के आधार पर वर्गीकरण। तो क्या है इसको भी देख लीजिए। भाषाई दृष्टि से जनजातियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। इनमें से 2 श्रेणियां अर्थात इंडो आर्य और द्रविड़ परिवार की भाषाएं शेष भारतीय जनसंख्या द्वारा बोली जाती हैं, और जनजातियों में लगभग 1% लोग ही भारतीय
आर्य परिवार कुभाषाओं एवं लगभग 3% लोग जो द्रविड़ परिवार की भाषा जो बोलते हैं। यानी कहने का जो तात्पर्य यहाँ पर बेस्ट स्टूडेंट है कि भाषा के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है कि समाज का जो आधार है यानी कि कौन कौन सी भाषाएं वो बोलती हैं। यहाँ पर 2 भाषाएं इंडो आर्य और द्रविड़ परिवार। अब इनमें भाषाएं से इसमें जो भारतीय जनसंख्या द्वारा बोली जाती हैं, जो हमारी मिनिमम या मैक्सिमम भी कह सकते हैं कि भारतीय जो जनसंख्या द्वारा बोली जाती है भाषा, क्या है 1% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, भारतीय आय। ये देख सकते हैं भारतीय आय परिवार। और भाषा के लगभग 3% लोग क्या है जो द्रविड़ परिवार की भाषा ये बोलते हैं। तो ये भाषाएं आधार पर इनका वर्गीकरण है, ये आपको याद रखना है। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट आ जाता है या हेडिंग रख लीजिए, प्रजातीय आधार पर वर्गीकरण। भाषा के आधार पर हमने वर्गीकरण कर दिया, अब यहाँ पर प्रजातीय के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। देखिए शारीरिक क्या है, शारीरिक प्रजातियां दृष्टि से जनजातीय का निर्गोटी क्या है, निर्गोटी, ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलियाड, द्रविड़ और आर्य श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है। यानी आप देख सकते हैं जो शारीरिक जो प्रजातियां हैं दृष्टि से क्या है जनजातियों क्या निग्रीटू, ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलियाड, द्रविड़ रूप से क्या है द्रविड़ और आर्य श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। जो 5 हेडिंग्स हमने शायद 5 या 4 हेडिंग है जनजातीय समुदाय में, यदि आपका आ जाए इसी प्रकार से आपका प्रश्न आ जाएगा कि भाषाएं के आधार पर वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए या वर्गीकरण बताइए या इसका प्रकाश डालिए। तो ये इसी प्रकार से आपका सारा क्वेश्चन आएगा, इसी प्रकार से इसका आंसर भी आपको देना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, क्या आता है, समकालीन जनजातीय पहचान। इसी का एक प्रकार के स्टूडेंट याद रखिएगा क्या है, पॉइंट है। ये सारी हेडिंग है और ये आपका टॉपिक है, जो कि टॉपिक हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि 7-8 टॉपिक हैं, इसमें हम पढ़ेंगे, इसके हेडिंग पढ़ेंगे, पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए समकालीन जनजातीय पहचान क्या है, इसका भी परिभाषा देख लेते हैं। भारतीय जनजातीय समुदाय ने अपने लंबे समय तक बाहरी हस्तक्षेप का सामना किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन के सभी पक्ष प्रभावित हुए तथा उनकी मूल पहचान परिवर्तित हो गई। सरकार की आरक्षण नीति तथा शिक्षा के प्रसार के परिणाम स्वरूप जनजातीय समुदायों में एक क्या है, नगरीकृत व्यावसायिक वर्ग का उदय हो रहा है। ये जनजातीय समुदाय का एक या जनजातीय समकालीन पहचान है, जो कि इसका परिभाषा है। याद रखिएगा, परिभाषा भी आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सारा चैप्टर इम्पोर्टेंट। इसका नोट्स आप तैयार कर लीजिए। नोट्स तैयार करने के बाद में यदि आप कॉमेंट भी करेंगे, यदि आप इसका फ़ोटो भी चाहिए तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए शिवम स्टडी नॉलेज, फॉलो करेंगे, वहाँ पर आप हमें मैसेज करेंगे, हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ये भी हमारा जो समकालीन जनजातीय पहचान है, इसको भी हमने बता दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है परिवार और नातेदारी। क्या है, परिवार और नातेदारी क्या होता है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम परिवार का पढ़ेंगे, फिर हम नातेदारी का पढ़ेंगे। तो परिवार का क्या है अर्थ, देखिए परिवार का अर्थ क्या होता है। परिवार का अर्थ या परिभाषा या आशय तीनों एक ही है, भौचकियाना नहीं है आपको, तीनों एक ही है। देखिए परिवार मानव समाज की सबसे प्राचीन तथा क्या है, सार्वभौमिक संस्था है। यह ऐसे लोगों का समूह है जो एक दूसरों के साथ क्या है, विधिक रूप से विवाह के द्वारा जुड़े हैं, अर्थात समाज द्वारा प्राधिकृत तरीकों से एक दूसरे के साथ रहने वालों को परिवार कहते हैं। क्या है, समाज में एक दूसरे के साथ में मिलकर रहने वाले को क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। परिवार का एक सदस्य मुखिया होता है उन्हीं में। तो ये सारी चीज़ें हैं और एक सामाजिक संस्था है, प्राचीन काल से चली आ रही है परिवार। इसका भी हमने परिभाषा देख लिया। पारिवारिक संरचना क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए परिवार के मुख्य 2 रूप हैं। क्या है, जो परिवार के मुख्य 2 रूप हैं, पहला मूल या एकाकी परिवार तथा दूसरा क्या है, विस्तृत परिवार। बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि भैया परिवार के कितने रूप हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा कि परिवार के कितने रूप हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दे दिया जाएगा, 2 रूप हैं, 4 रूप हैं, 5 रूप हैं, 7 रूप हैं। तो भैया आपको पता है कि 2 रूप है, एकाकी परिवार, दूसरा है विस्तृत परिवार। तो आप लिख देंगे, जिनको नहीं पता है तो ये देख लीजिए। तो विस्तृत परिवार, मूल परिवार में पति पत्नी तथा बच्चे होते हैं तथा विस्तृत परिवार में अनेक और भी सगे संबंधी होते हैं। तो ये दोनों का अर्थ हो गया। क्या है, जो एकाकी परिवार में है
जो विस्तृत परिवार में है अनेक प्रकार से लोग होते हैं, तथा जो क्या है मूल परिवार है जिसमें पति पत्नी तथा बच्चे ही होते हैं। ये आपको याद रखना है। पारिवारिक संरचना में भी ये आका आ जाएगा। अब देखिए भैया, परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं, इसको भी सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परिवार की विशेषताएं क्या है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वीडियो देखिएगा। और इसके बाद में हम इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, सब्जेक्टिव लाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। बस आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि इंपॉर्टेंट है और आपके साथ आपके दोस्त का भी भला हो सके। तो परिवार की विशेषताएं में देखिए क्या है। परिवार की कुछ मूलभूत विशेषताएं पाई जाती हैं जो सामान्यतः विश्व के समृद्ध परिवारों में मिलती हैं। क्या है, विश्व के सभी देशों में, सभी परिवारों में ये सारी चीज़ें विशेषताएं मिलती हैं। सबसे पहले आपका है पति पत्नी का संबंध, दूसरा है रक्त संबंध, तीसरा है निवास स्थान, चौथा है आपका सामाजिक सुरक्षा, पांचवा है आर्थिक सुरक्षा, छः है आपका सार्वभौमिकता, सातवां आपका सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान। तो ये 7 प्रकार से हैं। यदि आपका यही परिवार की विशेषताएं पूछ लिया जाए लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। और इसके बारे में कि पति पत्नी के किस प्रकार से संबंध है, रक्त संबंध क्या है, निवास स्थान का क्या संबंध, तो सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर रहे। तो ये भी हमारी परिवार की जो है, परिवार का अर्थ हमने बता दिया, पारिवारिक संरचना भी बता दिया, उसके बाद में क्या है परिवार की विशेषताएं भी बता दिया कि कितनी विशेषताएं होती हैं। और एज इट इज़ यदि आपका आ गया, ये आपका आ गया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, जिसको हम कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और 3 नंबर का आएगा, तो आपको इसी प्रकार से लिख देना है, इतने ही लिख देना है, 3 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। अब चलिए देखते हैं अगला हमारा क्या जाता है। देखिए, परिवार की विविध रूप क्या है। हमने परिवार की विशेषताएं पढ़ ली, अब हमने पढ़ना है परिवार की विविध रूप। देखिए, परिवार की विविध रूप निम्नलिखित हैं, किस प्रकार से हैं। देखिए, जैसे वंशानुक्रम के आधार पर वर्गीकरण क्या है, जो वंशानुक्रम के आधार पर वर्गीकरण क्या है। वंशानुक्रम की दृष्टि से परिवार के 2 रूप होते हैं, जैसा कि पहला मातृवंशीय परिवार, दूसरा पितृवंशीय परिवार। दोनों क्या होता है मैं थोड़ा आपको बता दूं। मातृवंशीय में मुखिया जो होती है माता के द्वारा ही होता है, माता के द्वारा ही मातृवंशीय यानी माता के द्वारा आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। माता घर की मुखिया होती हैं, उनके आधार पर आप जैसे पैसे लेकर आते हैं कमा कर तो उनको देते हैं, उनके आधार पर सारी चीज़ें घर चलता है। तो ये आपका हर घर का जो है राशन पानी जो भी चीज़ें हैं वो माता के द्वारा होती हैं। और पितृवंशीय परिवार में पिता का पूरा सारी चीज़ें जिम्मेदारी होती हैं, सारी चीज़ें उनकी होती हैं। तो वंशानुक्रम आधार पर ये 2 रूप से होते हैं परिवार, मातृवंशीय परिवार, पितृवंशीय परिवार। अब यदि आपका दोनों में आ गया अंतर लिखने को भैया, क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो दोनों में आपको डिफरेंस बताना रहेगा कि पितृसत्तात्मक परिवार क्या होता है और मातृसत्तात्मक या मातृवंशीय परिवार क्या होता है। ये आपका हो गया। उसके बाद में देखिए क्या है, वैवाहिक प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। क्या है, विवाह की प्रणालियों के आधार पर जो परिवार है इसको हम 3 श्रेणियों में क्या करते हैं, विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है आपका एकल विवाह परिवार, दूसरा है बहुपत्नी विवाह, तीसरा है बहुपति परिवार। तो दोनों में क्या है, एकल विवाह परिवार, बहुपत्नी परिवार और बहुपति परिवार। तो ये वैवाहिक क्या है, वैवाहिक श्रेणियों में 3 विभाजित किया जा सकता है। वैवाहिक प्रणालियों के आधार पर इसका वर्गीकरण है, ये आपको स्पष्ट रखना है। जो आपका सोशियोलॉजी का चैप्टर 3 है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके हेडिंग है, उसके पॉइंट्स हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है, सारे क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए। एक इसको आप एक प्रकार से नोट्स ले लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका कहीं से भी, और याद रखिएगा एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है, पूरे बुक से क्वेश्चंस आता है और कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जा सकता है, कहीं से चैप्टर से भी। तो तैयार कर लेंगे तो आप ही के लिए होगा। अब देखिए, हमने परिवार को बारे में पढ़ लिया कि परिवार होता क्या है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं। अब हम नातेदारी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए, नातेदारी, इसमें एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ विधिक संबंध या जैविकीय संबंध स्थापित होता है, जैसे माता पिता एवं पति आदि। नातेदारी में जो क्या है, एक दूसरे का व्यक्ति के साथ विविध क्या है, विधिक संबंध या जैविकीय संबंध स्थापित होता है, जैसे माता पिता एवं नातेदारी केवल मात्र क्या है, नातेदारी केवल मात्र
स्वजन अर्थात वास्तविक ख्याल अथवा कल्पित समरसता, क्या है, कल्पित समरसता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। यानी रॉबिन फॉक्स के अनुसार नातीदारी की जो परिभाषा है वो परिभाषा ये है कि नातीदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक ख्याल अथवा कल्पित समरसता वाले व्यक्तियों के मध्य ये संबंध है। रॉबिन फॉक्स के अनुसार ये आपका नातेदारी है, ये आपको याद रखना है। अब नातेदारी के कितने प्रकार होते हैं भैया, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए, संबंधों के आधार पर क्या है, जो संबंधों के आधार पर जो नातेदारी के मुख्यतः क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला आपका है रक्त संबंधी नातेदारी, दूसरा है विवाह संबंधी नातेदारी। अब दोनों क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। रक्त संबंधी यानी अपने परिवार से रिलेटेड, अपने जन्म में अपने चाचा भाई भतीजा जो भी होते हैं। विवाह संबंधी जिसको भी हम हमारे घर पर लेकर आते हैं, जो भी हमारी भाभी जो भी होती हैं, सारी पत्नी भाभी जो भी हैं, तो ये विवाह संबंधी नातेदारी होती है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, दोनों का हमने तात्पर्य आपको बता दिया कि रक्त संबंधी आप समझ सकते हैं कि रक्त यानी खून से जो जुड़ा होता है। विवाह संबंधी जो विवाह करके लेकर आते हैं वो संबंधी, उससे जो हमारी नातेदारी जुड़ती है। तो ये नातेदारी के प्रकार है। नातेदारी के दो प्रकार हैं, ये प्रकार हैं। उसके बाद में देखिए नातेदारी की श्रेणियाँ कितनी हैं। मुख्यतः 3 श्रेणियाँ हैं। जो नातेदारी की मुख्यतः क्या है, 3 श्रेणियाँ हैं। पहला आपका प्राथमिक नातेदारी, दूसरा है द्वितीयक नातेदारी, तीसरा क्या है आपका तृतीयक नातेदारी। तो ये नातेदारी की श्रेणियाँ होंगे, 3 प्रकार की होती हैं। नातेदारी की विशेषताएं क्या होती हैं इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, यह एक सार्वभौमिक व्यवस्था है। विभिन्न समाजों में इसके स्वरूप में भिन्नता है। सामाजिक संगठन का आधार सरल समाजों की क्या है अपेक्षा जटिल समाजों में नातेदारी में अधिक भिन्नता आदि। नातेदारी व्यवस्था सामाजिक संगठन का क्या है आधार है। ये नातेदारी की विशेषताएं हैं, नातेदारी की परिभाषा है। यदि आपका आ जाए क्वेश्चन तो भैया आपको इसी प्रकार से देखना है। तो भैया जो ये चैप्टर है आपका, चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया। बहुत ही बड़ा चैप्टर था, इसको लिखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है। 3 से 4 दिन हमें लगा है इसको लिखने में, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 3 सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। तो आई होप कि आज का ये वीडियो स्टूडेंट आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।